हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो एज वी ऑल नो, फॉर योर एग्जाम हम क्वेश्चन सीरीज डिस्कस कर रहे थे। तो अभी कुछ वीडियोस में हमने कुछ चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जैसे एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनके हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। आई होप आपने वो क्लास देख ली होंगी। आफ्टर दैट बायो में हमने रिप्रोडक्शन के बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उससे पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 1 to 23 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उसी क्लास के हम आगे के क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने पुरानी वीडियो देख ली होंगी, और नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। द पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच यूनिट ऑफ द राइबोसोम। कि जो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है वो इंटीग्रल पार्ट राइबोसोम की किस यूनिट का इंटीग्रल पार्ट है। तो एज वी ऑल नो कि जो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है वो इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। इज दैट क्लियर? कि the peptidile transferase enzyme is an the peptidile transferase enzyme is an integral part of the larger subunit of the राइबोसोम। एज वी ऑल नो कि राइबोसोम की दो यूनिट्स होती हैं। राइबोसोम्स कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट। राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट कौन कौन सी होती हैं? राइबोसोम्स कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट, ठीक है जी। एक होती है आपकी लार्जर सब यूनिट और दूसरी होती है स्मॉलर सब यूनिट। एक होती है आपकी स्मॉलर सब यूनिट और दूसरी होती है आपकी लार्जर सब यूनिट, ठीक है जी। एक होती है आपकी स्मॉलर सब यूनिट और दूसरी होती है आपकी लार्जर सब यूनिट। इज दैट क्लियर? एक होती है स्मॉलर सब यूनिट और दूसरी होती है लार्जर सब यूनिट। अब जो स्मॉलर यूनिट होती है दैट इज 40s, जो स्मॉलर यूनिट होती है दैट इज 40s, और जो लार्जर सब यूनिट होती है वो होती है 60s, ठीक है जी। दो सब यूनिट होती है, एक होती है स्मॉलर सब यूनिट, दूसरी होती है लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट दैट इज 40s और लार्जर सब यूनिट 60s। ये आप सबको पता है कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है। ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जिस वजह से इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल? क्योंकि ये क्या करता है? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्या करता है? ये प्रोटीन का क्या करता है? सिंथेसिस करता है। इज दैट क्लियर? तो बात करें किसकी? एंजाइम जो ये पाया जाता है, जो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है। जो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है ये कहाँ होता है? ये लार्ज सब यूनिट में होता है, जो किस लिए एसेंशियल होता है? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। किसके लिए? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इज दैट क्लियर? बात करें प्रोकैरियोट्स में जो स्मॉल सब यूनिट होती है, किसकी बात करें? इन प्रोकैरियोट्स में जो स्मॉल सब यूनिट होती है, स्मॉल। इज दैट क्लियर? अभी हमने देखा था कि राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है, अब हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की। तो इसमें जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो होती है दैट इज 30s, ठीक है जी। इसमें जो स्मॉल सब यूनिट होती है 30s और लार्ज सब यूनिट होती है 50s। लार्ज सब यूनिट होती है दैट इज
50s। लार्ज सब यूनिट होती है दैट इज 50s। ये हमने किसकी बात की? ये बात की प्रोकैरियोट्स की। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, ये हमने देख लिया, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। तो 30s स्मॉलेस्ट यूनिट है, 70s नहीं होता, 50s। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? 50s इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन, कि जो प्रकाश संश्लेषण में होने वाले प्रकाश अभिक्रिया होती है। बेसिकली जो लाइट रिएक्शन है, फोटो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो कहाँ होती है? वो स्ट्रोमा में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्रेनम में, या किसी में नहीं। तो वो किस में होती है? वो होती है ग्रेनम में। किस में होती है? वो होती है ग्रेनम में। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस वो कहाँ होती है? वो होती है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इज दैट क्लियर? कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रकाश अभिक्रिया थाइलेकॉइड झिल्लियों में होती है। इज दैट क्लियर? कि जो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन कहाँ होती है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन एक सैक-लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जहां पर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। इज दैट क्लियर? कि जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है वो क्या होता है? दैट इज अ सैक-लाइक स्ट्रक्चर जो कहाँ होता है? इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, जहां पर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। दूसरा आता है लाइट एब्जॉर्प्शन। तो इन दिस मेम्ब्रेन जो क्लोरोफिल होते हैं और बाकी अदर पिगमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं। अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH। आफ्टर दैट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एज बाय प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एज बाय प्रोडक्ट। तो स्ट्रोमा नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ग्रेनम क्या होगा? दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, RQ स्टैंड फॉर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, दैट इज RQ स्टैंड फॉर। एज वी ऑल नो RQ क्या है? दैट इज रेस्पिरेटरी कोशेंट। दैट इज रेस्पिरेटरी कोशेंट। ठीक है जी? RQ क्या है? दैट इज अ रेस्पिरेटरी कोशेंट। RQ क्या है? RQ दैट इज अ रेस्पिरेटरी कोशेंट। अब ऑप्शन देखें तो पहला है आपका अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो पहला है दैट इज अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दूसरा है नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी। तीसरा है अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज। फोर्थ इज टाइप ऑफ एल्कोहल फॉर्म। तो RQ स्टैंड फॉर दैट इज रेस्पिरेटरी कोशेंट। तो किससे रिलेटेड है? रेस्पिरेशन से। तो अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की ताप पर प्रभाव, दैट इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या होगा? दैट इज नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी। तो जो आपका दूसरा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर, कि नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी क्या होगा? दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि RQ स्टैंड फॉर, RQ स्टैंड फॉर क्या बोलते हैं हम इसे? दैट इज रेस्पिरेटरी कोशेंट। क्या बोलते हैं? RQ स्टैंड फॉर रेस्पिरेटरी कोशेंट। ठीक है, इतना हमने देख लिया था कि RQ स्टैंड फॉर दैट इज रेस्पिरेटरी कोशेंट। ये क्या होता है? विच इज द रेशियो ऑफ CO2 प्रोड्यूस टू, विच इज द रेशियो ऑफ, which is the ratio of CO2 produce, which is the ratio of CO2 produced to O2 consumed during cellular respiration. To O2 consumed during cellular respiration. O2 consumed during cellular respiration. O2 consumed during cellular respiration. Is that clear? RQ stand for respiratory quotient. ठीक है जी? RQ stand for respiratory quotient, जो क्या है? Which is the ratio of CO2 produced to O2 consumed किसके दौरान? During cellular respiration. Next question.
द ट्रैप ऑफ कार्निवोरस प्लांट कंटेन, ठीक है जी, जो ट्रैप होता है द ट्रैप्स ऑफ कार्निवोरस प्लांट वो क्या कंटेन करते हैं, वो कंटेन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है जी, क्या कंटेन करते हैं, वो कंटेन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, क्या कंटेन करते हैं, वो कंटेन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्या कंटेन करते हैं, ये कंटेन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इज दैट क्लियर? लेट्स सी। तो जो पहला ऑप्शन है पॉलीसेक्राइड्स इनकरेक्ट, डाइजेस्टिव एंजाइम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे। तो बात करें कार्निवोरस प्लांट की, तो कार्निवोरस प्लांट क्या करते हैं, हैव ट्रैप्स दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, कि जो कार्निवोरस पौधों के फंदों में क्या होता है, पाचक एंजाइम होते हैं। इज दैट क्लियर? कि कार्निवोरस प्लांट हैव ट्रैप दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, और वो जो एंजाइम है वो उन्हें हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन इंसेक्ट और स्मॉल एनिमल्स दैट द प्लांट कैप्चर, और ये जो एंजाइम है उस संकरण का मुकाबला करने में मदद करते हैं जो पौधा उन्हें अपने शिकार से प्राप्त करता है। बेसिकली ये जो एंजाइम्स हैं ये किस में हेल्प करते हैं, इंसेक्ट और स्मॉल एनिमल्स को ब्रेक करने में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, जिन्हें प्लांट क्या करता है, कैप्चर करता है। वंस द प्रे इज डाइजेस्टेड द प्लांट एब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट रिलीज फ्रॉम द ब्रेक डाउन प्रोसेस। इज दैट क्लियर? कि जब क्या हो जाए, जब शिकार पाचन हो जाता है तो पौधा उस पाचन से उत्पन्न होने वाले पोषक जो भी न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। द प्लांट क्या करता है, उन अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, जो कब रिलीज होते हैं, जब ब्रेक डाउन प्रोसेस के टाइम पे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। इज दैट क्लियर? कि जब शिकार पाचन हो जाता है तो पौधा उस पाचन से उत्पन्न होने वाले पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। इज दैट क्लियर? और दिस एडेप्टेशन अलाउ कार्निवोरस प्लांट टू गेट न्यूट्रिएंट दे नीड, स्पेशली इन एनवायरनमेंट वेयर द सॉइल लैक एसेंशियल न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, सीड डॉर्मेंसी इज मेनली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर, कि जो सीड डॉर्मेंसी है इनमें से किसकी वजह से, किस ग्रोथ रेगुलेटर की वजह से होती है, तो सबको पता होगा वो होती है एब्सिसिक एसिड की वजह से। किसके वजह से, एब्सिसिक एसिड की वजह से। तो जो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। साइटोकाइनेन इनकरेक्ट, IAA इनकरेक्ट, गिबरेलिन एसिड इनकरेक्ट। तो जो सीड डॉर्मेंसी है, सीड डॉर्मेंसी इज मेनली ड्यू टू द presence of abscisic acid, due to the presence of abscisic acid, due to the presence of that is abscisic acid, जो क्या है एक, which is a growth regulator, इज दैट क्लियर? तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ मोनोजोमिक प्लांट, कि मोनोजोमिक प्लांट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, 2n+2, 2n-1, 2n-2, 2n+1। तो सिंपल है, मोनोजोमिक प्लांट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 2n-1। कितने होते हैं, दैट इज 2n-1, ठीक है। लेट्स सी ऑप्शन। तो पहला है 2n+2 इनकरेक्ट, 2n-1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इजी है। तो अ मोनोजोमिक प्लांट टिपिकली उसके पास क्या होते हैं, हैज 1 लेस क्रोमोसोम देन द नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर फॉर दैट स्पीसीज। लेट्स सी फॉर एग्जांपल, कुछ केस में क्या हो जाता है, द टर्म मोनोजेमिक वो कंडीशन होती है जहां पर सेल और ऑर्गेनिज्म के पास इज मिसिंग 1 कॉपी ऑफ अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम पेयर। जैसे इफ अ नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट हैज 2n क्रोमोसोम, अगर नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट के पास कितने हैं, दैट इज 2n क्रोमोसोम। एंड एज वी ऑल नो क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर। तो मोनोजोमिक प्लांट के पास कितने होंगे, क्योंकि उसके पास एक नंबर कम होगा, दैट इज 2n-1 chromosome, that is 2n-1 chromosome। The exact number of chromosome in a monozomic plant would depend करता है species पर and the specific chromosome that is missing। जैसे for instance if a species normally 2n is equals to 18 chromosome, तो monozomic individual might have 2n-1 that is 17 chromosomes। तो therefore जो number of chromosome होते हैं monozomic plant में would be 1 less than the normal diploid number for that species, ठीक है। तो normal diploid number से simple क्या होता है, नंबर 1 क्या होता है, कम होता है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ मोनोजोमिक प्लांट, दैट इज 2n-1।
fun. Is that clear? Next question है आपका, सेल ऑर्गेनल कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर कॉल्ड. ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करता है? तो सिंपल वो है आपका लाइसोसोम, जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. तो लाइसोसोम कैसा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो क्या कंटेन करता है? जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या है कंटेन करता है. तो दैट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो कहां पाया जाता है? जो पाया जाता है एनिमल सेल्स में और कुछ प्लांट सेल में. तो लिख सकते हैं लाइसोसोम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. लाइसोसोम, ठीक है जी. अब लाइसोसोम क्या है? दैट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. लाइसोसोम दैट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है जी. लाइसोसोम क्या है? दैट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन एनिमल सेल. मेम्ब्रेन बाउंड organel found in animal cell. क्या है लाइसोसोम? एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो एनिमल सेल में होता है और कुछ प्लांट सेल में भी होता है. एंड सम प्लांट सेल. और जो क्या कंटेन करता है? जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करता है. दैट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. और वो जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या कंटेन करता है? दैट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है ये कंटेन करता है. और ये जो एंजाइम्स हैं ये हेल्प करते हैं बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में. ठीक है जी. तो दैट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम. These enzymes, ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं? आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन. These enzymes are capable of breaking down वेरियस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं. वेरियस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एटसेट्रा. सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एटसेट्रा. ठीक है. तो जो लाइसोसोम है वो एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं? कंटेन करते हैं. और इन्हें हम और क्या कहते हैं? दैट इज ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल. और क्या कहते हैं इन्हें हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल. डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 31 है. एट विच प्लेस डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट. कि किस प्लेस पर जो ग्लूकोज का डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है? बक्कल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या इनमें से कोई नहीं. मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है. इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे. तो ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है. ठीक है जी. ग्लूकोज एज वी ऑल नो सिंपल शुगर है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6. जो डाइजेशन स्टार्च का स्टार्ट होता है वो कहाँ होता है? माउथ में. और जो मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो डाइजेस्टेड होता है कहाँ? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये बेसिक बात है. तो जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड होता है तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू अ शुगर जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं. स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है. तो देयर आर 3 कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन. ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज. तो जो एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का वो कहां स्टार्ट होता है? एब्जॉर्प्शन की बात हुई है. क्वेश्चन में पूछा है कि एट विच प्लेस डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट. ठीक है. तो एब्जॉर्प्शन जो होता है ग्लूकोज का वो स्टार्ट कहां होता है? वो होता है स्टमक में. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट प्लांट पार्ट, कौन सा प्लांट का पार्ट ऐसा है इज बेस्ट सुटेड फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस. कि जो माइटोसिस की स्टडी के लिए बेस्ट है. तो वो होता है आपका रूट टिप. वो होता है आपका दैट इज रूट टिप. और रूट टिप जो है दैट इज द प्लांट. रूट टिप इज द प्लांट पार्ट जो किस लिए? दैट इज बेस्ट सुटेड फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस. तो पहला है एंथर, इनकरेक्ट. रूट टिप जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर.
लेट्स सी, जो बेस्ट प्लांट पार्ट फॉर स्टडिंग माइटोसिस वो है रूट टिप। रूट टिप आर रीजन जहां पर सेल्स क्या होती हैं, एक्टिवली डिवाइड होती हैं और उन्हें आइडियल बनाती हैं फॉर ऑब्जर्विंग डिफरेंट स्टेज ऑफ माइटोसिस। इज दैट क्लियर कि माइटोसिस का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा पौधे का हिस्सा जड़ का सिरा है। जड़ के सिरे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित हो रही होती हैं, जो माइटोसिस के विभिन्न चरणों के अवलोकन करने के लिए आदर्श बनाते हैं। तो जो बेस्ट पार्ट है प्लांट का दैट इज रूट टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 33 है, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स आर सीन इन। तो जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स है वो कहाँ मतलब आर सीन ड्यूरिंग, कब किसके दौरान देखे जाते हैं, तो वो देखे जाते हैं माइटोटिक प्रोफेज के टाइम पे। तो लेट्स सी, सबसे पहले समझेंगे हम कि लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं जो देखे जाते हैं ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इन एक्शन। इज दैट क्लियर कि जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम एक विशेष प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं जो अंडों कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये लैम्प साफ करने वाले ब्रश की तरह दिखते हैं। मतलब किसकी तरह दिखते हैं, जिनसे हम लैम्प्स वगैरह साफ करते हैं, इस वजह से इनका नाम क्या पड़ा, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। अब जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम है वो देखे जाते हैं, कहां देखे जाते हैं, वो देखे जाते हैं मियोटिक प्रोफेज 1 में ड्यूरिंग एन एक्टिव ट्रांसपिरेशन एट मेनी एंजाइम। तो लेट्स सी, हु डिस्कवर्ड एंड नेम दैट, किसने डिस्कवर्ड किया था, जो डिस्कवर्ड किया था वो किया था फ्लेमिंग इन 1882 में स्लैमेंडर एक्स में, और नेम दिया था इन्हें रुकार्ड ने इन 1882 में। ठीक है, अब ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये स्पेशल इसलिए है बिकॉज दे शो अ हाई लेवल ऑफ जीन एक्टिविटी। ये बहुत हाई लेवल पर क्या दिखाते हैं, दे शो अ हाई लेवल ऑफ जीन एक्टिविटी, जो कि इंपॉर्टेंट होती है फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे जीन्स यूज किए जाते हैं प्रोटीन को बनाने में इन एग शेल्स। इज दैट क्लियर। तो ये क्रोमोसोम महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें जीनों का सक्रिय प्रतिलेखन होता है, जिसका मतलब है कि कई जीन सक्रिय रूप से पढ़े जा रहे हैं और प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, द मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ प्लांट इज फाउंड इन। तो वो कहां पाया जाता है, वो पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो पहला है टेम्परेट फॉरेस्ट, इनकरेक्ट। दूसरा है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो दूसरा ऑप्शन होगा, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार देख लेते हैं। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन है प्लांट का वो कहां होता है, वो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये कैरेक्टराइज किए जाते हैं बाय डेंस मल्टीलेयर स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारे डिस्टेंट लेयर ऑफ वेजिटेशंस इंक्लूड होते हैं। ठीक है जी, जैसे इमर्जेंट लेयर, कैनोपी लेयर, अंडर स्टोरी लेयर, श्रब लेयर, फॉरेस्ट फ्लोर। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप ये रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली इंक्रीज ड्यूरिंग सेंसिनेंस। कि सेंसिनेंस के टाइम पे इनमें से कौन सा है जो इंक्रीज होता है, तो दैट इज रेस्पिरेशन। वो क्या है, दैट इज रेस्पिरेशन। तो लेट्स सी ऑप्शन, पहला है क्लोरोफिल, इनकरेक्ट। प्रोटीन, इनकरेक्ट। फोटोसिंथेसिस, इनकरेक्ट। रेस्पिरेशन इज द करेक्ट आंसर। अब इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देख लेंगे। तो व्हाट इज सेंसिनेंस, क्या होता है, ये एक फाइनल स्टेज होती है प्लांट डेवलपमेंट की। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्या होता है कि प्लांट जो है डिवाइड करना बंद कर देते हैं परमानेंटली, और एक ऐसी स्टेट में एंटर करते हैं जहां पर वो ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, बट वो मरते भी नहीं है, और ये एसेंशियली होता है एक बायोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है जी, यह एक जैविक बुढ़ापा प्रक्रिया है। इट इज एसेंशियली अ बायोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस। अब कुछ की पॉइंट्स है, एक तो होता है परमानेंट ग्रोथ, अरेस्ट और नो सेल डेथ। तो जो सेल है वो डिवाइड करना क्या कर देती है, बंद कर देती है, ग्रो करना बंद कर देती है। नो सेल डेथ, और सेल डू नॉट डाई इमीडिएटली, भी वो मरती नहीं है, बट दे शो साइंस ऑफ एजिंग। क्या दिखाती हैं, लेकिन वो बुढ़ापे के संकेत दिखाती है, तुरंत नहीं मरती। ठीक है जी, जो सेल्स हैं वो इमीडिएटली नहीं मरती, वो बुढ़ापे के साइन, जो एजिंग के साइन है वो क्या करती है, शो करती है। अब जो चेंजेस आते हैं, एक आता है डीजेनरेटिव चेंजेस, कि जो सेल है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, कोशिकाएं जो हैं वो टूटने लगती हैं। ब्रेक डाउन प्रोडक्ट, की जो कोशिकाओं में कचरे के उत्पादन इकट्ठे हो जाते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्युमुलेट इन द सेल। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज स्टॉप, कि ये जो सेल है ये स्टॉप कर देती है मेकिंग न्यू प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, की कोशिकाएं नए प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड बनाना बंद कर देती हैं।
क्लोरोफिल डिग्रेडेशन, क्लोरोफिल एज वी ऑल नो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीव्स में होता है, स्टार्ट टू ब्रेक डाउन, तो वो भी टूटने लगता है, विच इज वाई लीव्स टर्न येलो और ब्राउन, जिसकी वजह से जो लीव्स का कलर है वो कैसा दिखना शुरू हो जाता है, येलो और ब्राउन। अब बात करें रेस्पिरेशन ड्यूरिंग सेंसेनेस, क्या होता है, इनिशियली बढ़ता है एट द बिगिनिंग ऑफ सेंसेनेस। तो रेस्पिरेशन एज वी ऑल नो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सेल्स हैं वो कन्वर्ट होती हैं शुगर इनटू एनर्जी, तो वो बढ़ जाता है। इतना ध्यान रखना है कि जब स्टार्टिंग होती है सेंसेनेस की उस टाइम पे क्या होता है, रेस्पिरेशन बढ़ता है और अल्टीमेट डिक्लाइन एज द सेल कंटिन्यू टू डीजनरेट, जैसे जैसे कोशिकाएं जो है वो टूटती जाती हैं तो जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इवेंचुअली डिक्रीज हो जाता है बिकॉज द सेलुलर मशीनरी वो टूटने लगती हैं और जो सेल्स है कैन नॉट फंक्शन एज वेल, फिर से वो फंक्शन नहीं कर पाती है, ठीक से वो काम नहीं कर पाती हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली इंक्रीज ड्यूरिंग सेंसेनेस, तो अभी बताया एट द बिगिनिंग ऑफ सेंसेनेस, तो रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है, बढ़ना शुरू होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ म्योसिस, कि म्योसिस के किस फेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका नोस्टॉक। तो नोस्टॉक क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है। तो नोस्टॉक तो ऑप्शन आंसर नहीं होगा, ठीक है जी। एजोटोबैक्टर एज वी ऑल नो ये भी क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। क्लोस्ट्रीडियम ये भी क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो फिक्स कौन नहीं करता, दैट इज माइक्रोसाइटोसिस, ये जो है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता। तो डज नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा वही क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, ACDS सिस्टम इन मेज, जो ACDS सिस्टम था मेज में वो किसने डिस्कवर्ड किया था। AC और DS क्या होता है, ये होता है एक्टिवेटर डिसोसिएशन, ठीक है जी। AC और DS सिस्टम ये क्या होता है, दैट इज एक्टिवेटर डिसोसिएशन, और जिसको डिस्कवर्ड किसने किया था, डिस्कवर्ड किया था एमसी क्लिंटन ने। किसने, एमसी क्लिंटन ने, ठीक है जी। एमसी दैट इज CLIN क्लिंटन इन 1950 में से डिस्कवर किया था। तो लेट्स सी ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आपका एमसी क्लिंटन 1950, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, नंदनकनन जो इज नोन फॉर द, कि नंदनकनन चिड़ियाघर किसके लिए जाना जाता है, तो वो जाना जाता है व्हाइट टाइगर के लिए। किसके लिए, व्हाइट टाइगर के लिए, किसके लिए, व्हाइट टाइगर के लिए। तो लेट्स सी, नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क is a 437 hectare zoo and botanical garden in Bhubaneswar, Odisha, India. It is the first zoo in India. ये पहला zoo था इंडिया में with a white tiger safari and a melanistic tiger. तो let's see, पहला है नीलगिरी टाइगर, इनकरेक्ट, हिप्पोपोटामस इनकरेक्ट, व्हाइट टाइगर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंटेन जोन ऑफ वेस्टर्न हिमालय फ्लोरेस्टिक रीजन एक्सटेंड फ्रॉम, कि पश्चिमी हिमालय पुष्प क्षेत्र का पर्वतीय क्षेत्र निम्नलिखित में से विस्तृत है। दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड कोर्स, किसकी बात हो रही है, इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप विल बी प्रेजेंट, कि कितने टाइप्स की जीनोटाइप और फिनोटाइप्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो बात करें किसकी, फिनोटिपिक रेशियो की, फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक जो रेशियो होता है एज वी ऑल नो दैट इज 9:3:1, ठीक है जी। जो फिनोटिपिक होता है दैट इज 9:3:1। तो इसमें कितने टाइप्स हो गए, दैट इज 4 टाइप, ठीक है। 9:3:1 तो कितने टाइप हो गए,
ये हो गए आपके 4 टाइप। अब बात कर लेते हैं किसकी, जीनोटिपिक रेशियो की। अभी हमने क्या देखा, दैट इज फिनोटिपिक रेशियो। अब हम देखेंगे जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो, तो जीनोटिपिक रेशियो एज वी ऑल नो दैट इज 1:2:2:4:1, दैट इज 1:2:2:4:1। ये क्या है आपका, दैट इज अ जीनोटिपिक रेशियो। दैट इज अ जीनोटिपिक रेशियो जो है 1:2:2:4:1, दैट इज 4:1, ratio 2:1 और ratio 2:1। तो दैट इज द जीनोटिपिक रेशियो। तो इसमें कितने टाइप्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें कितने टाइप्स है, 9 टाइप्स है। इसमें कितने टाइप्स है, इसमें है 9 टाइप्स। तो क्वेश्चन में पूछा था, पहले पूछा है जीनोटाइप्स और फिर पूछा है फिनोटाइप्स। तो ये हो जाएगा, जीनोटाइप्स कितने हैं, 9 है और फिनोटाइप है 4। तो ये हो जाएगा 9 and 4। तो जो आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर, कि 9 and 4 क्या होगा आपका, दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर, 9 and 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। किसमें पूछा था, डाइहाइब्रिड क्रॉस में। अगर वहीं किसमें पूछ ले, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, किसमें पूछ ले, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अभी किसमें पूछा, अभी पूछा उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस में। अगर डाइहाइब्रिड पूछा तो मोनोहाइब्रिड भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, फिनोटिपिक रेशियो की, फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है जी, किसकी बात करेंगे सबसे पहले, फिनोटिपिक रेशियो की। तो जो उसमें फिनोटिपिक रेशियो होता है वो होता है 3:1 और जो जीनोटिपिक रेशियो होता है, जीनोटिपिक रेशियो जो होता है, किसकी बात कर रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटिपिक रेशियो होता है एज वी ऑल नो दैट इज 1:2:1, दैट इज 1:2:1। इज दैट क्लियर, दैट इज 1:2:1। तो ये किसकी बात है, इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस और इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है जी, हमने देख लिया मोनोहाइब्रिड के केस में भी और डाइहाइब्रिड के केस में भी। अगर यहाँ आता है तो ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इन केस में इसका पूछ लिया तो ये भी आप इजीली बता पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, द जेनेटिक कोडन फॉर फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन इन अ बैक्टीरियम इज, तो दैट इज AUG। ठीक है जी, AUG। तो इन बैक्टीरिया के अंदर जो स्टार्ट कोडोन होता है AUG, जो किसके लिए कोड करता है, फॉर फॉर्माइल मेथियोनिन, दैट इज FMET, विच इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द अमीनो एसिड। जो क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है ऑफ द अमीनो एसिड मेथियोनिन, जो यूज्ड होती है टू इनिशिएट प्रोटीन सिंथेसिस। तो पहला है UAA इनकरेक्ट, AUG जो आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। जो AUG होगा जो मेथियोनिन के लिए कोड करता है, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, एक क्लास है और क्लास ऑफ प्रोटोजोआ जो कंटेन करती है ओनली एंडोपैरासाइट, तो वो है स्पोरोजोआ। क्या है, दैट इज स्पोरोजोआ। अ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ जो सिर्फ क्या कंटेन करती है, जो एंडोपैरासाइट्स जो है कंटेन करती है। तो पहला है सार्कोडेना इनकरेक्ट, फ्लैजिलेटा इनकरेक्ट, तो स्पोरोजोआ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेट्स सी, स्पोरोजोआ जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एपीकॉम्प्लेक्सा कहते हैं। स्पोरोजोआ एपीकॉम्प्लेक्सा एक क्लास है प्रोटोजोआ की दैट आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। दिस ग्रुप इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, टोक्सोप्लाज्मा जो टोक्सोप्लाज्मियोसिस कॉज करता है, क्रिप्टोपोरिडियम जो क्रिप्टोपोरिडियोसिस कॉज करता है। जो ऑल मेंबर है इस क्लास की वो सब क्या है, एंडोपैरासाइट है, लिविंग विद इन द सेल वॉल ऑफ देयर होस्ट। ठीक है जी, जो अपने मेजबान को कोशिकाओं के भीतर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, नेमेटोसाइट्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, कि नेमेटोसाइट्स जो हैं वो किस फाइलम में प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं सीलेंट्रेटा में। किसमें, सीलेंट्रेटा में। तो जो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटिंग गैस, इनमें से कौन सी ऐसी एयर पॉल्यूटिंग गैस है जो एमिट होती है एक्सक्लूसिवली फ्रॉम रिफाइनिंग और पल्प मिल्स। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन अडल्ट लैक एंजाइम, तो दैट इज रेनिन, पेप्सिन इनकरेक्ट, लाइपेज इनकरेक्ट, जो रेनिन होगा दैट इज द
करेक्ट आंसर। लेट्स सी। तो एंजाइम एज वी ऑल नो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, जो टू स्पीड अप द मेटाबॉलिज्म और केमिकल रिएक्शंस को बढ़ाते हैं इन आवर बॉडी। दिस रिजल्ट इनटू ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलेस्ट वन। कि क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलेस्ट वन में ब्रेक डाउन करते हैं। एंजाइम्स जो हेल्प करते हैं टू डाइजेस्ट आवर फूड, ये अलाउ करते हैं न्यूट्रिएंट, दे अलाउ द न्यूट्रिएंट इन फूड जो इजीली एब्जॉर्ब होता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड कैरी थ्रू आउट द बॉडी। ये सब आपको पता ही है। बात करें रेनिन की, जिसे हम काइमोसिन कहते हैं, ये एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम है जो सिक्रीट होता है बाय द चीफ सेल्स इन द स्टमक टू डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। तो रेनिन प्रेजेंट होता है इन्फेंट में एज देयर मेजर डाइट जो कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क, बट जो अडल्ट है वो डू नॉट कंज्यूम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मिल्क, हेंस दे लैक रेनिन एंजाइम। इज दैट क्लियर? तो ये पैप्सिन है जो सिक्रीट होता है स्टमक में, जिसका फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन और ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड्स। उसके बाद लाइपेज जो सिक्रीट होता है माउथ, स्टमक और पेनक्रियास से, जो क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट टू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर देता है। ट्रिप्सिन ये सिक्रीट होता है पेनक्रियास से, जो पेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन कर देता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है यूरिनरी ब्लैडर इन बर्ड्स। सो बर्ड्स के अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। 1, 2 वेल डेवलप्ड एब्सेंट, जो आपका डी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको अच्छी क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।